नमस्कार। बेंगलुरु में अब विपक्षी दलों की बैठक समाप्त हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार अब ये जो विपक्षी कुनबा है यानी 26 पार्टियों का जो ये समूह है, गठबंधन है, उसको इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इंडिया का फुल फॉर्म इन्होंने बताया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस इंडिया जो है यानी भारत के लिए इसमें जो एक सामूहिक संकल्प डिक्लेरेशन जो है वो सामने रखा गया है और उस डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा जा रहा है कि हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। बहुत सारी बातें इसमें हैं। इसमें मणिपुर की बात भी है कि मणिपुर को तबाह किया जा रहा है और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ की कहा जा रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं और पहले कदम के रूप में जाति जनगणना को लागू करेंगे। जातिगत जनगणना की भी बात हो रही, बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये जो डिक्लेरेशन आया है इस डिक्लेरेशन को लेकर के भी बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बातें हम आगे भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास साथी मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं और शकील अख्तर जी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए ये जो आप डिक्लेरेशन देखते हैं और इस डिक्लेरेशन में बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक एक करके अगले कार्यक्रम में हम अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया इंडिया। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही कि इंडिया से अगर कोई लड़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा अब लड़ाई सीधी हो गई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। आज जो दिन भर विपक्षी दलों की बैठक चली उसमें जो खास बात निकलकर सामने आई है उसमें एक इसका नाम है जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। दूसरी जो खास बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 11 सदस्य होंगे। तीसरी जो खास बात है कि 2 मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं, पहली पटना में, दूसरी अभी बेंगलुरु में जहां से हम आपसे बात कर रहे हैं, और तीसरी मीटिंग जो है महाराष्ट्र मुंबई में होगी। और ये बहुत ही खास बात है, अभी तक जो 2 मीटिंगें हुई हैं वो वहां हुई हैं जहां पे इस इंडिया नाम का गठबंधन जो आज से हो गया है उसका शासन है। पटना में हुई तो पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी का शासन था, बेंगलुरु में हुई तो इस कर्नाटक में कांग्रेस अब ये भी जीत के आई है, लेकिन अब वो महाराष्ट्र जा रही है, बड़ी हिम्मत के साथ जा रही है और बहुत बड़ा प्लान लेके जा रही है। वहाँ पे सरकार जो है वो इनके विरोध की है। वहाँ पे सरकार बीजेपी, शिवसेना के बागी गुट और एनसीपी के बागी गुट की है। तो इसलिए ये फैसला आज का बहुत बड़ा है कि अब जो है इंडिया जिसका नया नामाकरण आज हुआ है वो सीधे चुनौती देने के मूड में आ गई है। अब वो बच के नहीं खेलेगी कि अपने राज्यों में कर ले। उसके बाद बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे वो तीसरी मीटिंग कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने फैसला किया कि अब सीधे विपक्ष के पाले में जाकर ही, विपक्ष के हाफ में जाकर ही मैच खेला जाएगा। इसके अलावा जो और एक खास बात रही है वो ये रही है कि सारे दलों ने एक स्वर में ये कहा है कि हम जो है आपसी मतभेदों को बुला के नरेंद्र मोदी को हराने के लिए यहाँ पे एक हुए हैं। 4 या 5 लोगों ने ही आज यहाँ बोला है, जिसमें सबसे पहले खड़गे जी ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला और राहुल गांधी ने बोला। बाकी इतने सारे नेता स्टेज पे बैठे हुए थे जिनकी संख्या करीब 30 से ऊपर थी, वो सब एक टीम के तौर पर रहे। किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे भी बोलने का मौका दो। बहुत बड़ा मौका था पूरी दुनिया में। एक बहुत बड़ी बात थी कि शरद पवार को भी बोलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन शरद पवार ने राहुल गांधी, पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की ओर इशारा किया, उसके बाद राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा। तो ये एक टीम जो आप कह रहे हैं वो टीम वहाँ साफ साफ स्टेज पर वो भावना जो है वो दिखाई दे रही है। और खास बात एक बताते हैं आपको, जो सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस देखिए। ममता बनर्जी सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स में थी। उन्होंने कहा
जब सबको संबोधित कर रही थी फलाने साहब, उन्होंने कहा मैं उद्धव ठाकरे को पूर्व सीएम नहीं कहूंगी, मैं भावी मुख्यमंत्री कहूंगी। ये भावी मुख्यमंत्री इसीलिए कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र मुंबई में करने वाले हैं और आज सारे विपक्ष को भरोसा है कि हम जो है बाजी पलट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत कुछ है इस डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन को किस रूप में आप देखते हैं? जो अभी 26 दलों ने एक साथ एक मंच पर आकर के जो बातें लिखी हैं, एक पन्ने की बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसमें है कि अलग अलग मुद्दों पे, मसलों पे, जातिगत जनगणना से लेकर के, और जैसे ममता बनर्जी का भाषण, उसको किस रूप में देखा जाए? क्योंकि ममता बनर्जी का भाषण जो था वो बहुत ही उत्साह के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। जी, मैं राजनीति के मामले में बाद में आता हूं। सबसे पहले इसका नाम, क्योंकि ये नाम अंग्रेजी में है, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसके मायने क्या हैं? जो आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा, महंगाई की बात है, महिलाओं की बात है, यही है इंक्लूसिव। ये जो विकास की अवधारणा है वो समावेशी है, सबको साथ में लेकर, और दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, महिला, इन सबको साथ में लेकर चलने का की बात है। और वो मंच पे बैठे हुए जो लोग हैं उसमें भी दिखाई दे रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब इसका जो राजनीतिक मायने हैं, पहली बात जो आज मंच पे जो तस्वीरें दिख रही थी, जो हम लोग बैठे हुए थे, 11 राज्यों की सरकारें बैठी हुई थी वहां। ये बहुत और छोटे मोटे राज्य नहीं है कोई। फटाफट बता भी दीजिए कौन कौन से राज्य हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें पंजाब है, इसमें तमिलनाडु है, इसमें वेस्ट बंगाल है, इसमें कर्नाटक है, इसमें दिल्ली है, बिहार है। तो ये इतने बड़े राज्यों का के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए थे, तो ये कोई छोटी घटना नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी की देखिए, बीजेपी ने और मोदी साहब ने इसमें ऑलरेडी एक तरीके से कहिए कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हार मान ली, लेकिन रिस्पॉन्ड किया है और पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड किया है। अब मोदी साहब ने ये तय कर दिया है खुद, पिछले 2 दिन में जो घटनाएं हुई और एक फिगर आई 38-39 पॉलिटिकल पार्टी की, खुद मोदी साहब ने ये तय कर दिया कि नहीं, अब ये मोदी बनाम रेस्ट नहीं है, ये बीजेपी बनाम रेस्ट नहीं है, अब ये एनडीए है। तो ये इस अलायंस के औपचारिक रूप से आज घोषित होने से पहले नरेंद्र मोदी साहब ने इसको एनडीए वर्सेस इंडिया कर दिया था। एक अकेला सब पर भारी तो कहते थे मोदी। हाँ, एक अकेला सब पर भारी पीछे चला गया, क्योंकि उन्होंने अलायंस आनन फानन में 39 पॉलिटिकल पार्टीज की 38-39 पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट जारी कर दी। देखिए राजीव जी, एक और मैं बात बताऊं, इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 6 में 3 यहां बैठी हुई थी। 55 क्षेत्रीय पार्टियां, मैंने बताया कि 55 क्षेत्रीय पार्टियों में जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनके पास सरकारें हैं, वो यहां बैठी हुई थी। जो क्षेत्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां जिनकी सरकारें या विपक्ष में नहीं है, वो न यहां बैठे थे न वहां हैं। उन 38-39 में भी नहीं है वो अभी बाहर है। तो ये जो 38-39 की जो लिस्ट है, उसमें केवल 12 ऐसे, एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए में 12 ऐसे लोग हैं, 12 ऐसे दल हैं जो लोकसभा में हैं, बाकी तो लोकसभा में ही नहीं है। एक एक मेंबर है उनमें, 8 ऐसी पार्टी जिनका एक ही मेंबर है लोकसभा में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि खुद मोदी जी ने ये मान लिया है कि अब बीजेपी वर्सेस इंडिया है, नहीं है, एनडीए वर्सेस इंडिया है। तो ये एनडीए वर्सेस इंडिया, और इंडिया को यहाँ पेश करते वक्त ममता बनर्जी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे साहब ने तो पूरा नाम बताया है, लेकिन मैं उसका शॉर्ट फॉर्म बता रही हूं, और वहां से कैसे इंडिया कैसे एनडीए को हराएगा, इंडिया कैसे मोदी को हराएगा, इंडिया कैसे बीजेपी को हराएगा, इंडिया कैसे इस देश में जो कुछ चल रहा है, जो नफरत की राजनीति हो रही है, उसको हराएगा। ये तमाम बातें एक कॉन्फिडेंस लेकर के बाहर निकले हैं ये लोग, ऐसा दिखाई दे रहा। क्या कुछ आप देख रहे हैं? बहुत बड़े कॉन्फिडेंस को लेके देखिए, जिन लोगों ने भी बोला ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आप गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को धन्यवाद दिया
ममता बनर्जी पूरे जोश में थी, पूरे उत्साह में थी। उन्होंने बाकायदा जैसे पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया जाता है वैसे ही भाषण दिया। तो सारे नेताओं के बीच में एक उम्मीद की किरण गई है कि अब हम जो है 2024 में कड़ी चुनौती दे सकते हैं। देखिए चीजें क्या है कि पूरा का पूरी राजनीति जो है वो यू टर्न हो गई है, घूम गई है। 2014 में ये कहा जाने लगा था कि अब गठबंधन की राजनीति का युग समाप्त हो गया, और 2019 के बाद तो जितने अखबार थे, जितने कॉलमिस्ट थे, जितने राजनीतिक लेखक थे, सब एक स्वर में एक ही बात कहते थे कि अब गठबंधन की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। और आज का दिन इस मामले में बहुत बड़ा दिन है कि आज जो है पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां दो गठबंधनों में बंध गई हैं। एक तरफ यहां हमने देखा 26 मजबूत पार्टियां जिनका 11 राज्यों में शासन है, वो सब यहां पे एक साथ खड़े हुए थे और एक स्वर में उन्होंने बोला। और दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए भी बहुत सारी पार्टियों को लेके एक गठबंधन में बंध गया है। इसका मतलब कि जो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। खड़गे जी ने आज इस जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती थी वो अकेले नहीं जीती थी, उन्होंने सहयोगी दलों के साथ जीती थी, और जीतने के बाद उन सारे दलों को उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन आज उन्हें जरूरत पड़ी है तो उन्हें वो मना के ला रहे हैं। तो ये राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब तीसरे मोर्चे जैसी कोई चीज नहीं है। या तो आप एनडीए में आइए और या आप इंडिया में आइए, और इसका फायदा इंडिया को या कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कोई वोट कटवा जैसी चीजें अब नहीं रहेंगी। जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं बीजेपी के पास जाएंगे, और जो बीजेपी को देना नहीं चाहते वो यहाँ आएंगे। आज की जो मीटिंग थी उसमें खड़गे जी का भाषण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, और आप देखिए कि कांग्रेस ने किस तरह काम किया है कि आज स्टेज के ऊपर सोनिया जी खुद नहीं आई। सोनिया जी सबसे बड़ी नेता हैं, सीनियर मोस्ट हैं, यूपीए की अध्यक्ष रही हैं, जो यूपी आज खत्म हो गया। तो अगर वो आती तो बाकी नेताओं का थोड़ा सा फर्क पड़ता। तो सोनिया जी दिन भर रही मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। तो खड़गे जी से भी वहीं सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य जो है आज मीटिंग का खड़गे जी से दिलाया गया, और उसमें खड़गे जी ने कहा, साफ शब्दों में कहा कि हम सबके बीच में मतभेद हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि जनता के लिए हम उन मतभेदों को नहीं भूल सकें। उन्होंने कहा कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। उन्होंने मिडिल क्लास का नाम लिया कि मिडिल क्लास आज की तारीख में कितना परेशान है, उसकी समस्या, और इन सब के लिए आज हम एक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सब लोग साफ सुन लें कि प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, किसी पावर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए, उसकी परेशानियों के लिए हम आज सब एक हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं इसी हॉल से इंडिया की घोषणा हुई है। आज से यूपीए जो था वो खत्म और नया एक अलायंस जो है वो सामने आया है, और उस अलायंस का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। और अभी तक बात यही होती थी प्रशांत जी कि यूपीए 3 बनेगा या कुछ और होगा, लेकिन यूपीए से अलग होने का मकसद क्या है, क्या कारण है कि अब यहाँ यूपीए नहीं बल्कि इंडिया है। इंडिया को लेकर के तो अपनी बातें बहुत तमाम नेताओं ने रखी। उद्धव ठाकरे ने भी शानदार भाषण दिया मंच से, प्रेस को ही संबोधित कर रहे थे, लेकिन एक ठीक ठाक आपने देखा कि एक उत्साह था उद्धव ठाकरे में। उनको भी थोड़ा रिकॉल करने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि ये नाम यूपीए 3 भी हो सकता था, देखिए यूपीए की एक पृष्ठभूमि अलग थी, और यूपीए की एक खास तरीके की आर्थिक और राजनीतिक दिशा भी थी। ये जो नया बना है जिसका नाम इंडिया है, और जिसमें एक 2 शब्द आए, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, यानी जो सबको सम्मिलित करने की जो बात है, ये कुछ नया है, और उस नया को देना था कि कोई कंटिन्यूएशन में या कोई क्रमशः या कोई सीरियल में काम नहीं हो रहा है, ये नया कुछ बन रहा है, और इस नए की जरूरत है भारत को। एक बात। दूसरी बात की देखिए, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्रोनिम है इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल
इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका जो एक्रोनिम बन रहा है इंडिया, ये कम्युनिकेशन के लिए बड़ा चैलेंज करेगा बीजेपी को कि बहुत सी ट्रोल टाइप की भाषा या जिस तरीके की भाषा अक्सर बीजेपी के नेता बोलते हैं अलायंसेस के बारे में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, नेताओं के बारे में, वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बात इंडिया की आ जाएगी। तो ये एक अलग परेशानी पैदा करेगा। ये नाम भी इंटरेस्टिंग है, ये चुनौती। लेकिन आप याद कीजिए कि राहुल गांधी इस बात को शायद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इंडिया और द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत, फिर उसके अलावा हिंदुस्तान, ये तमाम बातें, तमाम शब्दों का इस्तेमाल आज इसी मंच से हुआ है प्रेस के सामने। शायद इंडिया को जस्टिफाई करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, और यही बात है। देखिए, आप देखिए कि जो आज जो दिखाई दे रहा है, जो आप ये पढ़ भी रहे हैं हम लोग, जो आज जो कम्युनिटी डिक्लेरेशन अनाउंस हुआ है यहाँ पे, ये और भारत जोड़ो यात्रा, ये मैं कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा की एक परिणति है ये। और ये भारत जोड़ो यात्रा को एक फॉर्म दिया गया है। जो सड़क पर चला था, अब वो उसका एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। और ये भारत जोड़ो यात्रा से ही पैदा हुआ ये आइडिया है। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया तो है ही, और दूसरा क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके पास 11 सरकारें हैं, मास लीडर हैं। आप अभी उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, हम देख लेंगे आगे आने वाले में। शरद पवार है, यहाँ स्टालिन है, यहाँ लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है। वामपंथी पार्टियां हैं जिनके पास आज भी वो सरकारें, केरल में तो है, वामपंथी पार्टियों को शायद लोग राइट ऑफ करते हैं कि साहब अब वो दिखती नहीं है। आज भी राजीव जी, देश की बड़ी मजदूर यूनियन, बड़ा मजदूर फोर्स, एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, पब्लिक सेक्टर का, आज भी इन्हीं वामपंथी पार्टियों के पास है। किसान यूनियन इन्हीं के पास है। तो वामपंथी पार्टियां, ये सारे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक नाम आया है, निश्चित तौर पे संदेश बहुत पॉजिटिव जाएगा। और मुझे लगता है कि जुडिशरी को, अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को, और मीडिया के बड़े हिस्सों को, उद्योगपतियों को अब इसका संदेश लेना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन है जो बहुत सीरियस है। इसके पीछे मासेस के नेता हैं, सरकारें हैं। तो अब आप अपना भी हिसाब किताब उसी हिसाब से ट्यून करें। बहुत बड़ी बात। राजनीतिक कार्यकर्ता न बन जाए ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक तरीके से फैसले नहीं आए अदालतों से। ये जो उद्योगपति पॉलिटिकल वर्कर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बंद कर दें। ये संदेश भी जाएगा आज यहाँ से। जी, एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन कितना इस संदेश को आप दूर तक जाते हुए देख रहे हैं शकील जी? हम लोग हालांकि अभी शाम को जो प्रोग्राम करेंगे 7 बजे से लाइव जब करेंगे, तो उस पे यानी न्यूज पॉइंट, ये भी लाइव अभी दोस्तों आप देख रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक समाप्त हो गई। उस बैठक समापन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक हमारे पीछे जो ये हॉल आप देख रहे हैं, इसी हॉल में बैठक थी जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता, 26 दलों के नेता यहाँ मौजूद थे। हालांकि जल्दी निकलना था नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, अखिलेश यादव को, इन लोगों की फ्लाइट जल्दी थी, वो जल्दी चले गए। लेकिन जो लोग रुक सकते थे वो रुके थे। उनमें आपने मंच पे देखा तमाम साथी दल जो हैं वो मौजूद थे, 26 दलों के नेता, और बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। और फाइनल बातें जो थी वो राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने भी आइडिया ऑफ इंडिया की बात की यहाँ, और इंडिया की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो अलायंस है उसका नाम ही इंडिया हो गया है। उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसलिए इंडिया इसका शॉर्ट फॉर्म। और क्यों इंडिया है, इंडिया को कैसे बचाना है, इंडिया वर्सेस एनडीए आने वाले समय में, और अगर आप इंडिया के ऊपर हमला करते हैं तो ये पूरे भारत के ऊपर हमला है। ये तमाम बातें यहाँ कहती हुई ममता बनर्जी दिखाई दी। लेकिन जरा समझना चाहूँगा एक राजनीति केजरीवाल को लेकर के अभी भी लोग जो हैं सशंकित हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं कब तक रहेंगे। मंच पर जो केजरीवाल मौजूद थे, जो भाषण दिए, आप दोनों साथियों से समझना चाहूँगा मैं, उस भाषण से आपको क्या लगता है, रहेंगे या जाएंगे? नहीं रहेंगे। अब कोई जाने की बात इसलिए नहीं कर रहा है कि सबको मालूम पड़ गया है
कि साथ रहेंगे तभी बचेंगे, और अलग अलग रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। आज आपने देखा, देखिए जब मीटिंग खत्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सारी औपचारिकता हो गई, तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी संदेह थे, जितनी भी शंकाएं थी, सब दूर हो गई। सिर्फ केजरीवाल को लेके नहीं थी, वो जयंत चौधरी को लेकर भी थी, वो अखिलेश यादव को लेके भी थी, शरद पवार को लेके तो आज सुबह सुबह तक चर्चाएं ये हो रही थी कि आएंगे नहीं आएंगे। ममता बनर्जी को लेकर थी कि कल डिनर में नहीं आई हैं। तो ये सारी चर्चाओं का अंत इसलिए हो गया कि सारे नेताओं को ये समझ में आ गया है कि अगर आज हम एक नहीं हुए और 2024 का चुनाव हमने साथ होकर नहीं लड़ा तो हम सबका अंत जो है वो बहुत खराब होने वाला है। देखिए, एक बात जो है इसमें कांग्रेस का मेन रोल है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपने भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा था, इसका नाम इंडिया। तो कांग्रेस अब बदलते वक्त के हिसाब से 2020 खेलना सीख गई है। अभी तक वो क्रिकेट जो है टेस्ट मैच की स्टाइल में ही खेलती थी, क्लासिकल अंदाज में जिसे कहते हैं, कॉपी बुक अंदाज में जिसे कहते हैं। लेकिन उसको समझ में आ गया कि आज का जमाना फास्ट बैटिंग का है, तेज बैटिंग का है। इसलिए ये जो नाम रखा गया है, इस नाम का उद्देश्य क्या है? नाम का उद्देश्य है कि लोगों के जहन में ये चिपक जाए, लोगों की जबान पे ये चढ़ जाए। और हम अभी आपको बता देते हैं, हमारे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, अब राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कि अब एनडीए भी अपना नाम आज बदल देगी। एनडीए इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, अपनी लाइव कर रहे हैं, एनडीए की उधर बैठक चल रही है, तो और शायद 5 बजे से थी, वो शुरू हो गई है। तो एनडीए भी अब उस नाम पर नहीं रहेगी। जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी यहां से चैलेंज कर रहे हैं कि आओ इंडिया से लड़ लो, तो उनका नाम भी मोदी जी है, वो भी कुछ नया नाम लेके आएंगे और उस नाम के साथ में वो लड़ाई तेज करेंगे। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि कांग्रेस अब इन सारे खेलों को समझ गई है, इसीलिए उसने नाम इंडिया रखा। तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में की, कोऑर्डिनेशन कमेटी आज बना दी है, और आप देखिए कि यहाँ पे जो है सारे लोग जो बैठे हुए थे उन सबको मौका देने की बात कही गई कि आइए बोलिए। इसी तरह 2 दिन तक सारे नेता बोलते रहे। तो कांग्रेस कहीं पे भी ये नहीं बता रही है कि मैं सबसे बड़ा विपक्षी दल हूं, मुझे कुछ चाहिए। खड़गे जी ने साफ कह दिया कि हम किसी प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में नहीं है, कोई भी नहीं है। इस वक्त तो सब एक लड़ाई में है कि जो प्रधानमंत्री है उसको हम लोगों को हराना है। बाकी केजरीवाल का जहां तक सवाल है, तो केजरीवाल अगर यहां से चले जाएंगे तो केजरीवाल का नुकसान होगा। अब जो है इंडिया का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम और किसी का नाम नहीं ले रहे, 26 दल थे, लेकिन ये कह देते हैं कि जो भी जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि देश में एक नैरेटिव बन गया है, जो इंडिया के साथ होगा, जो इस गठबंधन के साथ होगा, उसी को असली विपक्ष माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि वही मोदी से लड़ सकता है। और चाहे कोई भी जाने के लिए या किसी बात पे रूठने के लिए, किसी बात के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है इसका नाम। आप नहीं कह सकते कौन रहेगा, कौन जाएगा या कौन और आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगली मीटिंग हो तो ये 26 से जाके 30 हो जाए, 36 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो जाएगा नुकसान करेगा, जो साथ आएगा उसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी लड़ाई थी उसको कांग्रेस ने समझ लिया है कि लड़ाई नैरेटिव की है, लड़ाई कहानी की है। मोदी जी ने 9 सालों में क्या किया, अब उसका उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया है। अभी तक वो नैरेटिव के सहारे जीतते थे, एक कहानी गढ़ते थे, मीडिया में एक हेडलाइन बनवाते थे और लोग उसके पीछे चल देते थे। मगर अब आज जो बात कही गई है इन 26 दलों की बैठक में कि लड़ाई जो है वो हिंदू मुसलमान की नहीं है, लड़ाई तो बेरोजगारी की है, लड़ाई तो महंगाई की है, लड़ाई तो लड़ाई तो इस बात की है कि अग्निवीर को लेके युवाओं में जो गुस्सा है उसे कैसे दूर किया जाए, और हमारी सेना अग्निवीर की वजह से जो कमजोर हो रही है उसे वापस कैसे मजबूत किया जाए। तो लड़ाई वास्तविक मुद्दों पे है, जिंदगी के मुद्दों पे है। अब ये काल्पनिक लड़ाई चलने की नहीं है। इसीलिए आप जो डिक्लेरेशन पढ़ रहे थे उसमें आदिवासियों की बात भी कही गई है, दलितों की भी की गई है, अल्पसंख्यकों की गई है, और बड़े साफ तौर पे कहा गया है कि हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र बचाने की है, हमारी लड़ाई जो है संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई जो है धर्म व्यवस्था को बचाने की है। तो बड़े मुद्दे जो राजनीति में हमेशा होना चाहिए वो वापस आ गए हैं। और जो जहर, नफरत, आपने देखा कि नफरत की बात कही खड़गे जी ने कि नफरत के खिलाफ लड़ेंगे, तो जो नफरत की राजनीति है
उसके खिलाफ लड़ाई आज से बहुत मजबूत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लिख रहे हैं कि हम आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों और रिकॉर्ड बेरोजगारी के गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। मतलब बेरोजगारी की बात भी हो रही है, महंगाई की बात भी हो रही है, विमुद्रीकरण अपने साथ एमएसएमई और असंगठित क्षेत्रों की अनकही दुर्दशा लेकर आया है। यानी कि सीधा के सीधा नोटबंदी की बात हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे युवाओं ने बड़े पैमाने पर उनमें बेरोजगारी आई है। हम पसंदीदा मित्रों को देश की संपत्ति की लापरवाही से बिक्री का विरोध करते हैं। हमें एक मजबूत और रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धी और फलते फूलते निजी क्षेत्र के साथ एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। ये तमाम बातें इसमें। देखिए राजीव जी, बहुत संक्षेप में है और बहुत सरकारी सी भाषा में भी है। भारत के सामने जो चुनौतियां हैं और जिन चुनौतियों को 9 साल में बढ़ाया गया है, उन सब का आंसर या प्रश्न एक पेज में नहीं हो सकता, लेकिन उसकी दिशा दिखाई दे रही है कि उस दिशा ठीक है उसकी, और उस दिशा में काम होगा। बहुत कुछ बाकी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स है, शिक्षा नीति है, सिलेबस बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, तमाम सारी बातें। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी, वो ये कि देखिए, जो एक तो चुनौती है इस गठबंधन के सामने, जिसका नाम अब इंडिया है, चुनौती है कि सीटों का तालमेल कैसे हो। तो सीटों का तालमेल में देखिए, जिन लोगों ने बोला मंच पे आके, वो 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी। सीटों का चुनौती आएगी तो इन्हीं दोनों से आएगी, सबसे बड़ी। तमिलनाडु में गठबंधन है, महाराष्ट्र में गठबंधन है, बिहार में गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश से आएगी अखिलेश यादव अगर गठबंधन में है यहाँ पे। तो ये चुनौतियां भी देखिए, जिन लोगों ने बोला है मंच पे आके, तो ये भी एक संकेत है कि वो चुनौती भी ये लोग पार कर लेंगे। कोई ना कोई बात इस पे हो गई होगी। और एक आखिरी बात, देखिए 2024 में कुछ भी हो, हम भविष्यवाणी आज नहीं कर सकते, लेकिन आज जो बात हम कह सकता हूँ वो ये कि आज मोदी साहब परसेप्शन का युद्ध, परसेप्शन बैटल, तो आज हार गए। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जब चर्चा हम शाम को और करेंगे इस पे न्यूज पॉइंट में, तब इसको और विस्तार से हम लेकर आएंगे आप तक। और सबसे बड़ी चीज कि जितने दल के नेता स्टेज पर मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे थे और उस टर्मिनल के उद्घाटन में उन्होंने धुआंधार बैटिंग की है। जैसे अभी शकील अख्तर जी कह रहे थे ना कि अब कांग्रेस ने भी धुआंधार बैटिंग करनी सीख ली है। अब टेस्ट मैच कांग्रेस नहीं खेल रही है, बल्कि 2020 समझ गई है कांग्रेस की। 2020 का जमाना है, उसी हिसाब से करना है, खेलना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से पहले ही इतनी बातें उन्होंने विपक्षी दलों की इस बैठक के बारे में, गठबंधन के बारे में कह दी कि दिन भर वही चलता रहा और कहीं न कहीं विपक्षी दल जो हैं वो भी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। और कहां-कहां सुर्खियां विपक्षी दलों ने बटोरी हैं, अभी से थोड़ी देर बाद 7 बजे जब हम आपसे मिलेंगे तब जरूर और लेके आएंगे। तब आपको राहुल गांधी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, ऐसे तमाम नेताओं ने अपनी जो बातें रखी हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। हमारे ठीक पीछे आप जो मंच देख रहे हैं, इसी मंच से, यहीं इसी हॉल में, ये जो जगह है ये बेंगलुरु का ताज वेस्ट एंड होटल है और इसी होटल में सोनिया गांधी ने कल रात को डिनर पार्टी दी थी और आज पूरी बैठक दिन भर चली है। और बैठक के बाद जो कुछ निकल के आया है, ये डिक्लेरेशन है जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। एक पन्ने का डिक्लेरेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये डिक्लेरेशन है, जिसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं, जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि इसमें उतनी बातें नहीं हो सकती जितनी इंडिया में आज हो रही हैं और जिन चीजों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अभी तक जिस पे चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्य बिंदु यहाँ हैं जो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो इस डिक्लेरेशन से जो कुछ निकला है उसमें एक बात और भी निकल के आई है कि अब अगली बैठक, जिसकी सूचना दे चुके हैं शकील अख्तर जी, अगली बैठक जो है अब तीसरी बैठक विपक्षी दलों की मुंबई में होगी और उसकी घोषणा पहले तो खड़गे साहब ने और बाद में जो गेस्ट होंगे मुंबई में यानी उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने भी कहा कि अगली बैठक वहां करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि तमाम दल एक साथ, एकजुट, एक मंच पे आए और उन लोगों ने अगली चुनौती
जो है वो पेश कर दी है इंडिया के नाम पे। अब इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा ये देखना होगा, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने में इंडिया आज की तारीख में और अभी जैसे ही नाम सामने आया है उस समय से ही एक नैरेटिव सेट करने में इंडिया एनडीए से आगे निकल चुका है।